ये मतलब महफिल में शमा आपके पास आई, डिमांड करने का हक है, तब भी आप मिनिस्ट्री की डिमांड नहीं करेंगे? मैंने ये कहा कि मिनिस्ट्री सानवी चीज है यार, असल तो हमारे आवाम के हुकूक है। मुझको अगर मैं कह रहा हूं, अगर दफा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बन जाए, 1000 मिनिस्ट्री कुर्बान हो। नहीं, अगर आपको मिलेगी तो इख्तियारात में तोसी होगी ना। इख्तियारात में नहीं, मेरे अंदर अगर प्रेशर होगा, मामला होगा तो मिनिस्टर से ज्यादा काम। मिनिस्टर वो बनूंगा तो एक डिपार्टमेंट का बनूंगा, मिनिस्टर नहीं बनकर अगर मैं अपने डिमांड को बनवा लिया तो सारी मिनिस्ट्री का काम होगा। अब चाबुक लेके खड़े रहने में ज्यादा बिलीव करते नहीं, पहरेदार बनना चाहता हूँ। ब्लॉक घोटाला नाम की एक चीज सामने आ रही है, जहाँ पे सरकारी दस्तावेजात बनाने के लिए कहा जा रहा है कि कर्मचारी पैसे मांगते हैं। 5 साल के अंदर में जब 7 एग्जीक्यूटिव तब्दील होगा, उसको इलाके की क्या खबर होगी। दूसरी तरफ जो पैसे लेकर टिकट तकसीम करने के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नुमाइंदों की फहरिस्त आप तक पहुंची थी, कौन सा पैमाना था जिसमें तोल कर टिकट तकसीम किए गए? वो नहीं ये कहते हो कि टिकट हमको मिले तभी पार्टी का साथ हो, तो खुदा के वास्ते एमआईएम का झंडा लेकर पार्टी को बदनाम के लिए ना फिरो। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत का जो सफर बिहार चुनाव में शुरू हुआ था, वो आज बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंचा है, क्योंकि बिहार रियासती सदर एमआईएम के जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अलग सी लहर बनी हुई है एमआईएम की, और पिछले दिनों में जो आरजेडी का कदम आया उसके बाद से तो और महत्वपूर्ण इनका किरदार हो जाता है बिहार की पॉलिटिक्स में, बतौर खास सियासत में। मुसलमानों का जो अलम बरदार इनको कहा जा रहा है, ग्राउंड पर लगातार हमारी टीम भी घूम रही है। जो अवाम के सवाल है उन्हीं पर आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो सर खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ग्राउंड पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो मेजर सवाल एंटी इनकम्बेंसी जो आपके खिलाफ नजर आ रही है, 2 रीजन से नजर आ रही है। पहला रीजन ये कि लोग मान रहे हैं कि 800 करोड़ का विकास हुआ है, मगर ब्लॉक घोटाला नाम की एक चीज सामने आ रही है, जहाँ पे सरकारी दस्तावेजात बनाने के लिए कहा जा रहा है कि कर्मचारी पैसे मांगते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के राज में ये अच्छी बात थी कम से कम कि मेरे तरक्याती काम का लोग एतराफ़ करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन लोगों के जरिए से ये खबर आप तक पहुंची है। और अगर लोग चुप भी रहें तो पत्थर और कंकर भी इस बात की गवाही देने पर मजबूर है कि अमूर वैसा में पिछले दिनों के मुकाबले में रिकॉर्ड तरक्की हुई है, खासकर पुल, पुलिया, सड़क और सरकारी इमारत की तामीर के ताल्लुक से। एक बड़ी और तरक्की हुई है, वो ये है कि इस इलाके में आवाम को दबाया जाता था, गरीबों को सियासत से बहुत दूर रखा जाता था। मेरी आमद के बाद आम आवाम के दरमियान में अपनी आवाज़ बुलंद करने की तौफीक उभर आई है। जहाँ तक ब्लॉक के करप्शन के ताल्लुक से आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस 20 साला सियासी सफरनामे में बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ बढ़ी है तो अफसरशाही बढ़ी है, रिश्वतखोरी बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। नीतीश कुमार ने अपने अफसरों को खुली छूट दे रखी है। मेरे यहाँ RWD है, रोड वर्क डिवीजन। 5 साल के अंदर में मंत्रालय से इतनी रिश्वतखोरी हुई कि 7वां एग्जीक्यूटिव आया है। 5 साल के अंदर में जब 7 एग्जीक्यूटिव तब्दील होगा, उसको इलाके की क्या खबर होगी। पिछलों का तबादला क्यों हुआ था वैसे? सिर्फ पैसे की बुनियाद पर। डिपार्टमेंट में पैसे दीजिए, 1 करोड़ किसी ने दे दिया, पोस्टिंग हो गई, 1.5 करोड़ दे दिया, उसको हटाकर दूसरी की वो पोस्टिंग हो गई। ये कारोबार कर रहे हैं RWD के मिनिस्टर। और दूसरा मामला ये हुआ कि तमाम तर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन लोगों ने नीलाम कर दिया है। पहले अंग्रेजों के जमाने में जमींदारियां नीलाम होती थी, जमींदार लोग ले लेते थे उसको नीलामी में और वो मनचाहा तौर पर अपना खराज वसूल करते थे लोगों से। वही इन लोगों ने अभी कर दिया है। इन लोगों ने अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, लैंड रिफॉर्म, इन लोगों ने CO की पोस्टिंग 1 करोड़ रुपए में, DCLR की पोस्टिंग 1.5 करोड़ में, यही करा रहे हैं और खुली छूट दे रखी है। मैंने अभी जाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से कहा कि साहब जितना लुटवा ही रहे हो तो आप वैकेंसी निकाल दो कि डिपार्टमेंट रेवेन्यू में मुलाजमत करनी है, तनख्वाह नहीं मिलेगी, सरकार को 1 लाख रुपए महीने देने हैं, तो छोटा कर्मचारी भी दे देगा, है ना। मामला यह है कि लूट की खुली दुकान खोल रखी है नीतीश कुमार ने, और शिकायत करने पर भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग असेंबली में इस मसले को उठाए, मैं MLA रहते हुए धरना दिया। दूसरा मामला यह है कि हम लोगों ने सैकड़ों मामले बगैर पैसे के भी करवाए, लेकिन ये दलालों का एक बड़ा वजूद है। पिछले दिनों से ही पिछले जो रहा कि जितने भी लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहे, वो दलालों का एक वो है। आज जो हमारे कांग्रेस के MLA बेचारे गरचे इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट देके खड़ा कर रहे हैं। एक तबका है जो उनके नाम पर गलत कमाई कमा रहा था। थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में कि आप MLA हैं, इसके बावजूद भी इन चीजों अरे नीतीश कुमार जो इस मुल्क का राज्य का मुख्यमंत्री है, हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है, ट्रांसफर ऑफ सस्पेंशन नहीं है। और मामला यह है कि आप देख लें, जो ये है
ब्लॉक मुखिया समिति प्रमुख से जुड़ा हुआ है। असेंबली के लेवल के जितने काम हुए रिकॉर्ड हमने काम करवाया। दूसरा बड़ा मसला ये है कि इन दलालों ने हमारे लोगों को, सीधे साधे लोगों को इतना वरगला के रखा है कि ये अपना कंप्लेन तहरीरी तौर पर कहीं नहीं देते और रिश्वत के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। यही इस कमजोरी का फायदा ये बेईमान ऑफिसर उठा रहे हैं कि यहाँ की आवाम रिश्वत देने का, उनको कहता है कि अगर तुम रिश्वत दे दो, अगर गवाही दे दोगे तो तुम्हारी जमीन का मामला खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम तो उसको निकाल के ला रहे हैं। अभी मेरे जमाने में कम से कम इतना हुआ है कि इसके खिलाफ बोल भी रहे हैं, इससे पहले बोल भी नहीं पा रहे थे। ये तो आप देख रहे हैं जो बोल रहे हैं, ये अच्छी अलामत है कि इस करप्शन के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। मुझसे पहले बोल भी नहीं पा रहे थे वो। अगले 5 साल अगर आपको आवाम मौका देती है तो इसके लिए कोई मेरे अगले 5 साल के लिए हमने अपना जो ब्लूप्रिंट है लोगों के सामने में रख दिया है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर था, इस पर्टिकुलर चीज को लेके मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। ब्लूप्रिंट मैंने अपने सामने में रख दिया कि सबसे प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन का। मैंने 40 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर समेट दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बस्तियों की ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस है ऑफिस से वो कम हो गई है। अभी दूसरा जो मामला है इलेक्ट्रिफिकेशन का, कुछ काम हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन की लड़ाई बड़ी मजबूत है, लेकिन सबसे मजबूत लड़ाई इंशाअल्लाह अगर यहाँ आवाम ने मुझे जिताया तो सबसे बड़ी लड़ाई, चूंकि इलेक्शन के जमाने बाद ज्यादा खुलकर सामने में आई है, ब्लॉक का करप्शन, इंशाअल्लाह अजीज मैं ईंट से ईंट बजवाऊंगा और इन कमीने और दलालों का और इन अफसरों को मैं आखिरी हद तक उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मगर जरूरत इस बात की है कि हम अपने अवाम से गुजारिश करते हैं कि रिश्वतखोरों के खिलाफ आप जब तक नहीं उठेंगे, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं जगा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अजीज पर काबू पाएंगे। दूसरा मुद्दा जो एंटी इनकम्बेंसी आपको लेकर है कि अख्तरुल ईमान तो पोचा दामन के हैं, तो वो अमोर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, बाहरी होने का एक इल्जाम आप पे लगाया। ये लड़ाते हैं ज्यादा कांग्रेसी लोग और जदयू के लोग। उनसे पूछ लीजिए, पहले उनसे पूछ लीजिए जो हक बजानी है अपने कौल में। ये बात बताइए, एमजे अकबर को जिताए थे वो कहाँ से थे? ये तो मेरी पार्लियामेंट्री होम कंस्टिट्यूएंसी है और मैं यहाँ पर आया भी नहीं। अमोर के हमारे मोहसिनों की बड़ी जमात, यहाँ के हजारों लोग जाकर के मुझको लाए कि तुम यहाँ लड़ो। बीमार पड़ते हो तो मजहब नहीं पूछते, शेरवानी सिलाते दर्जी का मजहब नहीं पूछते, इमारत बनाते तो अपने कारीगर का, मेसन का मजहब नहीं पूछते। अरे इलाके को तैयार करना है तो जो आदमी बिरयानी अच्छी पकाता हो, बिरयानी की लज्जत से फायदा उठाओ। बावर्ची के मजहब से क्या लेना देना? मैं तो मजदूर हूँ, यहाँ काम करने आया हूँ, मैं तो मेमार हूँ, यहाँ की तामीर करना चाहता हूँ। तो ये वो लोग आते हैं जिनके पास कोई यूसू नहीं है। अख्तरुल ईमान के बिलमुकाबिल जिनके नेता कभी असेंबली में सवाल नहीं कर सके, अख्तरुल ईमान के बिलमुकाबिल अफसर शाही पर लगाम नहीं लगा सके, अख्तरुल ईमान के बिलमुकाबिल यहाँ कर इस्लाही काम नहीं कर सके, अख्तरुल ईमान के बिलमुकाबिल आवाम को जगा नहीं सके, बल्कि यहाँ पर चौधरी राज था। कुछ लोग चौधरी बने हुए थे। एमएलए साहब गांव के किसी मोहल्ले के बड़े आदमी के यहाँ गए, उसी के यहाँ बैठे, बाकी गरीबों से उसका कोई लेना देना नहीं। कोई गरीब बोलने भी आए तो बोलने की हिम्मत नहीं करे। अख्तरुल ईमान ने इस चीज को तोड़ दिया है। यही वजह है कि चौधरी लोग मुझसे नाराज हैं और मैं लड़ता हूं। मैं दलाली के खिलाफ पहले से लड़ता हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं है। वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो मेरे लिए अच्छी बात है कि इनको कोई इशू मेरे खिलाफ नहीं मिलता तो ये बाहरी कहते हैं। ये बताएं कि वायनाड से जाकर लड़ते हैं इनके लीडर, किनका घर है वहां पर? नेहरू जी का कोई परिवार तो कभी नहीं बसा वहां। नेहरू जी के खानदान के लोग जाके वहां लड़ रहे हैं। अगर बात आगे बढ़ेगी तो दूर तलक जाएगी। मैडम सोनिया के बारे में सवाल करें तो कैसा लगेगा इन कांग्रेसियों को? इन भाजपाइयों से पूछ लीजिए कि वो जो नरेंद्र मोदी आके लड़ रहे हैं काशी से, वहां तो नानी का घर उनका नहीं था। अरे भाई, बीमार पड़ते तो डॉक्टर का मजहब नहीं पूछते, शेरवानी सिलाते दर्जी का मजहब नहीं पूछते। अमोर बैसा की तामीर अगर अख्तरुल ईमान कर रहा है तो इसे दिक्कत क्या हो रही है? मैंने जितने सवालात असेंबली में उठाए, इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं रहा है। मैंने अमोर बैसा का नेशनल लेवल पर तारुफ कराने का काम किया है। अमोर बैसा के नौजवानों में एक नया जोश और जज्बा आया है। नदियों के कटाव, नदियों के दहाने पे जो बसी हुई बस्तियां थी, ये सैकड़ों बस्तियां कटी, कभी उनके तहफ्फुज के लिए बांध नहीं बांधे गए और मैंने 32 करोड़ रुपए से भी बांध बनवाया है। आगे भी अगली स्कीम हमारी आगे बढ़ रही है। जो पुल 10-10 सालों से लटक रहे थे, मिनिस्टर बने उसके बाद भी नहीं बनवा पाए, मैं उन पुलों की तामीर करा रहा हूँ। मैं रोहटा बैसा की पूर्णिया से दूरी 18 किलोमीटर घटा दिया। पुराने हमारे जो अब्दुल जलील मस्तान साहब हैं, हेडक्वार्टर आने की दूरी उनकी 9 किलोमीटर थी, 36 किलोमीटर आते थे, उनकी दूरी 28 किलोमीटर मैंने घटा दी। किशनगंज वो पहुंचते हैं 40 किलोमीटर में, मैंने उसको 18 किलोमीटर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कर रहा हूं और रिकॉर्ड यहाँ का कोई एमएलए नहीं बता सकता होगा कि 50 करोड़ रुपए की कोई स्कीम उसने सैंक्शन कराई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अख्तरुल ईमान उठा है तो कम से कम ये दोनों रंग खाड़ी और रसेली के दोनों पुलों को 32 करोड़ और 35 करोड़ में दोनों पुल के अधूरे काम हमने सैंक्शन करवाए।
और 200 करोड़ से ज्यादा की रकम से 1 किलोमीटर से लंबा ब्रिज महानंदा में बनवाया। महानंदा में आजादी के बाद 2 ही पुल थे। एक पुल जो यहाँ पर डगड़ा में है वो 7 स्टेट्स को जोड़ने के लिए, आसाम त्रिपुरा को जोड़ने के लिए है, और एक दूसरा पुल मस्तान चौक में किशनगंज में है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिज है, जो ब्लॉक को हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए। पब्लिक के लिए कोई पुल नहीं था। 50 किलोमीटर की दूरी पर ये पहला पुल है और सीमांचल का तारीखी काम हुआ है। मैंने वो काम करवाया। अच्छा, मैंने असेंबली में मजदूरों की मरते थे, बाहर में हादसे में मर जाते थे, बिलक बिलक कर बेटियां, उनकी बच्चे रोते थे, यहाँ पर बीबी रोती थी, लाश को नहीं देख पाती थी। मैंने उसके लिए कानून बनवा दिया असेंबली में। अब कोई हादसाती मौत होगी तो मजदूरों की लाश को सरकारी तौर पर घर पर पहुंचाया जाता है। यार मैं वो काम कर रहा हूँ। जो साबिका 5 साल रहे उसमें हुकूमत 2 टुकड़ों में थी और दोनों टुकड़े आपके मुखालिफिन में थे। हाँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसे आपकी फाइलें टहलाई जा रही है? अरे बहुत फाइलें टहलाई। मैं तो अक्सर वो शेर पढ़ता हूँ कि भाग कर किधर जाऊं इस सियासी जंगल में, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी है। अल्लाह का शुक्र है दरिंदे और शिकारियों के दरमियान में बड़ी हिकमत से मैंने अपने काम निकाले हैं। देखिए, खुलूस हो, अगर कोशिशों में ईमानदाराना कोशिश हो और जज्बे में खुलूस हो तो टूटी हुई तलवार से भी जंग जीती जा सकती है। खैर, मेरे एक दोस्त है उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने एक मुबारकबाद पहुंचाने के लिए कहा था आप तक कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर मजलिस के किसी कैडर में टिकट को लेके इतनी मारामारी आपस में हुई हो, इतनी बहसबाजी हुई। वो चीज अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ जो पैसे लेकर टिकट तकसीम करने के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नुमाइंदों की फहरिस्त आप तक पहुंची थी, कौन सा पैमाना था जिसमें तोल कर टिकट तकसीम किए गए हैं, कि किन चीज़ों को तरजीहात दी गई थी कि सामने वाले नुमाइंदे में ये चीज़ें हों? देखिए, मामला ये है कि इस वक्त दबंगई की सियासत चलती है। अख्तुल-ईमान से लोग डरता नहीं है, मोहब्बत करता है, और इस वक्त लोग दबंगों से डरते हैं। ये मैंने नाम अक्सर सुना है। अगर गुंडागर्दी की ताकत मुझ में होती तो ये बोलने की हिम्मत नहीं होती। आप ये बताइए, राजद ने टिकट काटे कि नहीं? सिटिंग कैंडिडेट्स के टिकट काटे कि नहीं? कांग्रेस ने काटे कि नहीं? भाजपा ने दर्जनों टिकट काटे कि नहीं? क्या किसी को बोलने की हिम्मत हुई? किसी के अब्बाजान की मजाल हुई कि उसके खिलाफ बोले? और एमआईएम ने शुरू दिन में कह दिया था, मदन शाह तो रो रहे थे ना। अरे रोना अलग बात है, गालियां देना, जो हम लोग के खिलाफ तूफान बदतमीजी की, जो हमारे दीनी अहबाब भी आ गए मंच पर, किसी के जरा देखिए, मैं इसको दूसरे फिक्र में, हमारी पार्टी की मकबूलियत अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे अपनी मिल्लत की हालत पर रोना आता है। मैं ये कह रहा हूं कि टिकट के उम्मीदवार 5-7 बने हुए थे, सबसे उम्मीदवारी के फॉर्म भराए गए थे, और मैंने बरमला कह दिया था वहां पर एक जलसे में कि मेरे भाइयों, आप 5-7 उम्मीदवार बने हुए हैं, ये एमआईएम की मकबूलियत का नतीजा है कि दूसरी पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, आप 5-5 लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है। 5 में से किसी एक को टिकट मिलनी है, 4 को महरूम होना है। अगर पार्टी के ईमानदार सिपाही हो गए तो इस चारों मिलकर इस एक का साथ देना। वो नहीं ये कहते हो कि टिकट हमको मिले तभी पार्टी का साथ दो, तो खुदा के वास्ते एमआईएम का झंडा लेकर पार्टी को बदनाम के लिए ना फिरो। उसके बावजूद फिर हम लोगों ने अहदनामे ले लिए कि भाई मैं अहद लेकर कहता हूं कि साहब खुदा के नाम से मैं अहद देता हूं कि मैं पार्टी किसको भी टिकट देगी मैं उसकी मुखालफत नहीं करूंगा, मैं पार्टी के फैसले को बिल्कुल मिन्नो अन तस्लीम करूंगा। और उसके बावजूद लोगों ने कस्में तोड़ी, उस पर कोई मुबाहिसे नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मसला यह है कि आप रोइए और मातम कीजिए, क्या बीजेपी के नौजवान कैडर्स नहीं है वो सड़कों पे उतरे, वो वाहियात बके? क्या बीजेपी के अंदाज में उनके मजहबी पेशवा नहीं है? वो आए, राजद के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, पिछड़ी लोग आए, ये मुसलमान ही आए, और वो मुसलमान जिसका मीडिया में कोई रोल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पकड़ नहीं है, कानून साजिया में नुमाइंदगी नहीं है, ये तो एक नौपूद पौधे की तरह है। एमआईएम अभी ये तहरीक उठी है और इसको मसल डालना चाहते हैं। ये पार्टी अभी उठी है, आप कहते हैं अलग अलग बिरादरी का हिस्सा तय करो। कांग्रेस में आबा व अजदाद देते रहे वोट, उसमें अपने हिस्से की बात करो। तो आज तो 3% वालों के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान हुआ, तुम्हारे लिए क्या हुआ ऐलान? तुम जब बोलते हो कि मजहबी आजादी हो, यही कहते थे, डायलॉग मारते थे, एक एक जादब निकल जाएगा, मिस्टर तेजस्वी बोलते थे। लेकिन जब तेजस्वी से पूछा गया कि साहब आई लव मोहम्मद पर क्या है, जबकि भाई दस्तूरी आईनी संविधानिक अधिकार हमारा है कि अपने मजहब पर जी सकते हैं, लेकिन उसे क्या, मैं बिहार को देखता हूं, यानी कि जायज मामले में भी सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार नहीं है। और एक नन्ही सी ताकत, ये दरअसल आरएसएस और बीजेपी और दूसरे लोगों की गैर महसूस अंदाज में हमारे नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, हमारे जिम्मेदारों को कहीं न कहीं से वरगलाया जा रहा है कि एमआईएम को इतना बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल गालिब कर कहे कोई बुरा तो इसका बुरा न मान, जहां मैं कौन है ऐसा जिसको अच्छा कहे सभी। मैंने सब्र किया है, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र। चूंकि मैं दलाली नहीं करता, रंगदार होता किसी की मजाल होती, दबंग होता किसी की मजाल होती। मैं दबंग, मैंने मौलाना आजाद की सियासत पढ़ी है,
गालियां खाकर ऊपर वाले को छोड़ देना है और अवाम के मसाइल के लिए लड़ना है। हमें उन लोगों से लड़ने की फुर्सत नहीं है। ये दो टर्म्स मैंने अक्सर सुने हैं यहाँ पे, ये दबंग और बाहुबली। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैं किसी और रियासत का हूँ। ये दबंग बाहुबली मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? जो थोड़ा अपना गुंडागर्दी वाला फाइट करते हैं वो बिल्कुल वही वाला होता है? जो सुपारी देते हैं, जो रास्ते से हटा देते हैं लोगों को, जो जबान बंद कर देते हैं, ये चीजें एग्जिस्ट जो बाजू तोड़ देते हैं, जिनके माओ बहनों की इज्जत टूट जाती है जिनके इशारे पर, उन्हीं दबंगों का राज चलता है बिहार में, है ना। ये दबंगे की सियासत नहीं सुनी है आपने? और लोग बिहार चुन के में नहीं देखते, गोली बंदूक बारूद अब भी चलते हैं। हाँ, वो तो ये कौन लोग चलाते हैं? जो बढ़ रहा है ना, कौन लोग चलाते हैं? वही दबंग। अरे ये तो एक साले क़यादत है। एमआईएम बिल्कुल एक अलग सियासत उसने की। इन अपनी कमजोरी और नातवानी और बेसवरसामानी के आलम में हमने जो सफर तय किया है, तनहा रखकर की जो मसाइल हमने उठाया है, मैं तो रब्बे कदीर का शुक्रगुजार हूँ कि उस रब्बे कदीर ने मुझे सलाहियत बख्शी कि मैं नातवा होते हुए भी इन जालिमों के खिलाफ में मुसलमानों को नौकरी में इन जालिमों ने छाटा। बिहार में 13 करोड़ की आबादी हो गई। बिहार में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। उसमें अग्री जाति के लोगों ने, अब जिनकी आबादी 37 लाख थी, नौकरी में 58,000 होने थे, उनको 1,87,000 मिले। जिनकी आबादी 45 लाख 40 लाख थी, 70,000 की जगह पर 1,70,000 मिले। लालू जी की बिरादरी को 2,90,000 नौकरी मिली थी, मिल गई। नीतीश कुमार की बिरादरी ने 58,000 की जगह पर 1,18,000 नौकरी दी। लेकिन मियां जुम्मन को नौकरी क्या मिली? मुसलमानों को नौकरी मिली 3,68,000। 18% मुसलमान है। 2,31,00,000 है और 2,03,68,000 की जगह पर उनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी मिली। 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया। मेरे सिवा कोई लीडर बोल नहीं सका। दलितों की आबादी सबसे बड़ी 20% आबादी है, 2,56,00,000। उनकी नौकरी 4 लाख होती है, 3 लाख नौकरी उनको मिली। 1 लाख नौकरी इन दबंगों ने छिपा लिया। मेरे अलावा कोई बोल नहीं सका। मदरसा अजीजिया 200 साल पुराना इस्लामी मदरसा, जहाँ 4,000 मजहबी किताबें थी, कुरान मजीद की तफासिर, कुरान मजीद के नुस्खे, अहादीस की किताबें और ऐसे ऐसे दीनी मखलूतात की जिसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं थी, उसको जला डाला इन जालिमों ने। मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सका। सनोवर 18 साल लड़की जिसकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई और चला कर मार डाला गया, मेरे अलावा कोई बोल नहीं सका। सनोवर नाम की समस्तीपुर में राजद की सरकार रही, वहां वो हुआ, 18 महीने के लिए हुकूमत भी इनकी बनी। टीचर 32 साल टीचर, सुबह 8 बजे उसके जिस्म के कपड़े उतारे जाते हैं और जलाकर मार डाला जाता है। अख्तर ईमान के अलावा कोई आवाज नहीं उठा पाता है। और ये गूंगे बहरे और वफाद परस्त हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैंने अभी कहा कि मुझे कहते हो कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं, टिकट को बिखराता हूं। मैंने कहा 6 टिकट दे दो मुझको। कहा मैंने खत नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा कि नाबीना के कानों में ढोल की आवाज सुना दो। सुना के कह दिया। लेकिन फिर भी आज लोगों को इंसाफ के लिए उठना चाहिए कि 3% मल्लाहों के लिए आपके पास जगह है और 18% मुसलमानों के लिए, जिसकी यकीनन है कि एक बड़ी आबादी एमआईएम को सपोर्ट कर रही है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये लोग मुस्लिम क़यादत के दुश्मन है, मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैंने अक्सर कहा है कि बेवा की हसीन बेटी के जिस्म से खिलवाड़ हर कोई करना चाहता है, निकाह में से कबूल कोई नहीं करना चाहता। यही काम इस जालिम का लोग कर रहे हैं। मुसलमानों का वोट चाहिए इनको, मुसलमानों को नौकरी में हिस्सेदारी मिले, मुसलमानों को वजारत में हिस्सेदारी मिले, मुसलमानों की माली हालत ऐसी हो, मुसलमानों के लिए कोई स्पेशल पैकेज हो। चूंकि तमाम तर रिपोर्ट करिए, अभी सीमांचल में आप है, सीमांचल वो इलाका है जो बिहार का सबसे गरीब इलाका है, सैलाब से जूझ रहा है ये इलाका, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ पर है, पैदा ऐसी बच्चों की मौत सबसे ज्यादा यहाँ पर है, पानी की खराबी सबसे ज्यादा यहाँ पर है, स्टोन सबसे ज्यादा, कैंसर सबसे ज्यादा। यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं देंगे जालिम लोग, और ये बेईमान से वोट के लिए हमारे पास आएंगे। हम तो ये अवामी लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी के बाद एक आजाद मुल्क में गुलामी से निजात की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी यहाँ पे वैसे तो पिछले कुछ समय से जो शुमाली हिंद के मेरे दोस्त जानने वाले हैं, उनसे बड़ी एक अजीब चीज़ मुझे कुछ सालों पहले पता चली थी। वो कुलैया, शेरशाबादी, पता नहीं डिफरेंट सेक्ट मैंने सुना कि मुस्लिम्स में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसमें मुझे फिर याद आता है हज्जतुल विदा पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था कि किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो जहाँ पे महज अपने नस्ल की बुनियाद पे इतने सेक्टेरियनिज्म में बटे हुए हैं लोग, तो आपको लगता है कि एक परचम के नीचे वो इत्तेहाद नजर आएगा? इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुनियादी फरीजा यही है कि हम बिखरी हुई मुस्लिम उम्मा को, दलित और महरूम तबका को एकजुट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में जो मुझे कामयाबी मिली, सबसे पहला जुमला मेरी कामयाबी के बाद बेसाख्ता मेरी जबान से निकला था कि अल्लाह तूने मुझे इलेक्शन में ही फतह नहीं दी, बल्कि सुरजापुरी और कुलिया के दरमियान में नफरत की जो दीवार थी, अल्लाह तूने उसको तोड़वाने की भी तौफीक दी। यहाँ की जो 2 लीडर्स थे जी, अभी भी प्रेजेंट लीडर्स हैं जो मेरे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक है अब्दुल जलील मस्तान साहब, इनका सबसे बड़ा इशू सब सुरजापुरी एक हो जाओ। और दूसरे नेता हैं जरा सा साइज में छोटे हैं, कितना गर्व बहुत है,
मिस्टर सबा जफर, वो कहते सब कुलिया एक हो जाओ, ये नारे दिए बिरादरीवाद के। और मैं कह रहा हूं कि मिस्टर सबा जफर, जिस तरह कहते हो कि बिरादरी एक हो जाओ, और जिस बीजेपी के वोट पर तुम नाज कर रहे हो, वो बीजेपी वाले कह के हिंदू एक हो जाओ, क्या होगी तुम्हारी हस्ती? वो बीजेपी के वोटर्स होशमंद हैं कि पागल अपनी बिरादरी को बांट रहा है, लेकिन ये कहार तो दुल्हन ले आकर हमारे मोदी को देगा, वो अक्लमंदी का सबूत दे रहा है। और ये नादान है जो अपने बाप की कब्रिस्तानों को खुदवाने वाले बीजेपी का साथ दे रहा है। तो ये लोग जो बिरादरीवाद, यकीनन आपने कहा किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यही हमारा फलसफा है। और हम तो यह बात कहते हैं कि एक ही माँ बाप के, एक ही ईश्वर के हैं सब हम, और सबका ईश्वर एक है, सबके माँ बाप एक है। आपके इस पैगाम पे अमल हुआ? आपके इस पैगाम पे अमल हुआ? यकीनन पैगाम में अमल हुआ। अरे हिंदू लोग आके तकरीर कर रहे थे, आज हिंदू लोग आके तकरीर कर रहे थे। मैं गया सत्संग में, मैंने कहा जो दलित है कोई आओ, आधा गिलास पानी पियो और छोड़ दो, आधा गिलास रोक दो। मैंने कहा तू जहां पिया था मैं वहीं लब लगा के पीता हूँ, देखिए तेरी जात जाए तो जाए, मेरी नहीं जाएगी। खुदा की कसम तुम नहीं पहचानते हो, मैं पहचानता हूँ। तो उसी हवा की औलाद हो जिसकी औलाद हो। अल्लाह का शुक्र है। कोई उनके लिए शमशान घाट बनाया मैंने जहां अपने मुर्दों को वो कराते हैं, आखिरी से अदा करते हैं, मैंने उनके लिए घर बनाया। मैंने सत्संग के लिए घर बनवाने का फाइल आगे बढ़वाया। मैं तो हिंदू मुसलमान सबके लिए काम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कोई गैर मुस्लिम भी नहीं कैसा मुझे वोट नहीं दे सकता है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत का कोई अमल अख्तुर ईमान से हो, मैं अल्लाह का शुक्र है कि कोई बंदा ये गवाही नहीं दे सकता। तो मतलब आप समझते हैं कि इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे बीजेपी, ये नाकाम लोग हैं भैया। मैं तमसील देता हूँ, मेरे तमसीलात से कभी नाराज जाते हैं। कुत्ता जब हार जाता है तो दांत निकालता है, आज जब बहस में कोई आदमी हार जाता है तो डंडा निकालता है, और जब सियासी लड़ाई में हार जाता है तो बिरादरीवाद और क्षेत्रवाद और भाषावाद के नारे लगाता है। मैं जो पूरब बोलता हूँ वो पश्चिम बोलता हूँ, जो दिन को बोलता हूँ वो रात को बोलता हूँ। ये नेता है जो पश्चिम में पश्चिम की बात करते हैं, पूरब में पूरब की बात करते हैं। दो रंगी नहीं एक रंग हो जा, चाहे सरासर संग हो जा या नमोम हो जा। तो मैं एक रंगी में चलता हूँ, मैं इन लोगों की तरह काम नहीं करता। अच्छा, चाय कितनी दफा पीते हैं आप दिन भर में? चाहे भाई कोई मेरे कोई मामला नहीं है, मैं आदतों का गुलाम नहीं हूँ। तो मतलब चाय तो पीते होंगे? खैर चाय पीता हूँ, कभी कभी न भी पिया तो कोई गम नहीं। तो इस मरतबा बिहार की सियासी चाय में मुसलमानों का किरदार क्या रहेगा? दूध, पत्ती, शक्कर या महज पानी? मुसलमानों ने अगर अपनी हैसियत बना ली तो मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता बार आप देख लीजिए, अगर हम 3-4 एमएलए और जीत गए होते और लालू जी या मैं नहीं जीतता तो लालू जी अगर 3-4 और जीत गए होते तो मुसलमान किंग मेकर होते। मुसलमान अपने वजूद को समझ नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम 30 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन तकरीबन 62 या 57 सीटों पर लड़ रहा है, और हमने अगर मजबूत हासिल किए तो बिहार की कोई हुकूमत मेरे बगैर नहीं बन पाएगी। और यही कहता हूं मैं लोगों से, सीमांचल के लोगों से। मैं सीमांचल को बस्ती कहता हूँ और सीमांचल को मैं कश्ती कहता हूँ। इस कश्ती में हिंदू मुस्लिम सब सवार है और ये कश्ती डगमगा रही है। अगर मैं पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच की बात करता हूं तो मुस्लिम बेंच की बात नहीं करता हूं, मैं हाईकोर्ट के बेंच की बात करता हूं। एयरपोर्ट की लड़ाई में बहुत ही प्रखर होकर हम लड़े, एएमयू की लड़ाई लड़ रहा हूं, और यहाँ पर अभी जो महानंदा बेसिन है, जो नदियों का मसला है, वो लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैं हिंदू मुस्लिम काउज पे लड़ रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती है देश की कि कुछ मजहबी जुनून वालों ने मजहब को इस तरह इस्तेमाल कर लिया है कि लोगों के बुनियादी मुद्दे, बुनियादी जो मसाइल हैं उनके बच्चों की तालीम, उनके नौजवानों का रोजगार, उनके किसानों का हाल, उनके बीमारों की दवा, ये सारे मसाइल इन लोगों ने छुपा कर रख दिए। मोदी के मामले हो या हमारे जो सेकुलर जो गठबंधन है, ये तमाम तो लोग इन मुद्दों पर बहस ही नहीं करते, और एमआईएम इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर बहस करती है। हमारे मजदूरों के वेलफेयर के लिए क्या होगा, खवातीन के लिए हॉस्पिटल का क्या नज़्म होगा, हम इन बुनियादी लड़ाई लड़ते हैं। इंशाल्लाह देर से मेरी बात सुनी जाएगी। ये अभी कितने कैंडिडेट्स? 25 कैंडिडेट्स आई थिंक नहीं, हमारे 29 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 29 दो का कैंसिल हो गया, 28 लड़ रहा है। 28 में से महिलाएं कितनी है? 28 में से महिला हमारी एक या दो। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं असल हुआ, उनके अप्लाई ही नहीं। अभी तो यहाँ बहुत ज्यादा हमको काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो अभी लोग मर्दों के दरमियान में, अभी मर्दों की जमात मुर्दों की जमात है। अभी खवातीन को तो बेदार करना असल काम है। तो आप देखते हैं कि एमआईएम में इन फ्यूचर कुछ जगह होगी अलग?
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खवातीन के अलग मसाइल होंगे ना, कुछ उन पे कुछ डिस्कशन? खवातीन के मसाइल पर डिस्कशन होते हैं, खवातीन के मसाइल पर अलग से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। खवातीन के ज्यादा मसाइल हैं वो समाजी मसाइल हैं, ओके, उनके खानगी मसाइल हैं, उनके अखलाकी मसाइल हैं। इन मसाइल पर तरतीब देनी चाहिए। जो लोग जो दुनिया में खवातीन के हुकूक की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, खवातीन का इस्तेसाल उन्हीं लोगों के दरमियान में हुआ बहुत ज़्यादा। हम चाहते हैं कि खवातीन के वक़ार मेयार, उनकी कुदरती नफ्सियात को सामने में रखकर उनके जायज़ हुकूक की लड़ाई लड़ी जाए। वो सिर्फ उसकी सियासत नहीं, उसकी समाजी हैसियत, उमूर खानादारी में उसका मकाम, बच्चों का माओं का एहतराम और शौहर का उनकी पासदारी और लिहाज, ये ज़रूरी है। ये जो आज़ाद और बेरहरवी कि आज़ादी का जो झंडा उठाया फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट, तो वो बहुत मुनासिब नहीं है ना। एक जितने लोग आपको बाशऊर जो तस्लीम करते हैं, और जाहिर सी बात है कि आप सियासी शऊर बेदारी की बात करते हैं मुसलमानों में, तो ये एक सवाल मैं काफ़ी समय से आपसे पूछना चाह रहा था। जो आज़ादी हिंद ये बात, मौलाना आज़ाद हो या फिर लखनऊ कन्वेंशन में जो मुत्तहिदा कौमियत का नज़रिया उठा था, एक वाहिद सियासी प्लेटफॉर्म का कभी भी बात नहीं की गई। और कुछ लोगों का ये भी तस्लीम करना है जो सियासी फलसफी हैं मुसलमानों में, कि उसी चीज़ का नुकसान हम लोग झेल रहे हैं कि एक वाहिद जमात हम लोग नहीं बना पाए। तो आप उसकी क्या हैसियत देखते हैं फिलहाल मुसलमानों के जो सियासी मैदान में? देखिए, मुल्क के तकसीम होने के बाद एक तो बड़ा अजीब अलमिया हुआ कि मुल्क का तकसीम हुआ और पागलों ने मुल्क को बांट लिया और वो दीवाने चले गए यहाँ छोड़कर हमें। तो मुल्क को बांटा उन पागलों ने और सदा मुल्क के बंटने की हम पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुसलमानों का खुशहाल तबका ज़्यादा यहाँ से हिजरत कर गया और मुसलमानों के कमज़ोर तबके लोग यहाँ रह गए और उस वक्त ये खाना जंगी पैदा हुई मुल्क के अंदर में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमान ने वक्ती तौर पर एक मशवरा दिया था कि मुसलमानों, लखनऊ कन्वेंशन में जो हुआ रिफाहम क्लब मैदान में, तो उसमें यही कहा कि मौलाना ने कहा कि तुम्हारे लिए अब मुनासिब नहीं कि कोई सियासी जमात तुम बनाओ। मौलाना ने यह बात वक्ती तौर पर कही थी, दायमी और ता क़यामत के लिए नहीं की थी। मौलाना के इस पैगाम को 35% की आबादी वाले आसाम ने सुना, आमन्ना सदकना कहा। मुसलमानों के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस पैगाम को 27% वाले वेस्ट बंगाल ने सुना, आमन्ना सदकना कहा। 18% वाले बिहार ने, 20% वाले यूपी ने भी सुना। लेकिन केरल के 24% मुसलमानों ने कहा नहीं मौलाना, ये आपकी हिकमत हो सकती है लेकिन हमको अपनी सियासी जमात के बगैर हम अपने मसाइल का हल नहीं कर सकते। और फिर 12% तेलंगाना वालों, उस वक्त आंध्र प्रदेश में 9% आबादी थी, अभी 12% तेलंगाना में। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी वगैरह ने कहा कि नहीं, ये वक्ती हिकमत अमली तो हो सकती है, दायमी नहीं हो सकती है, क्योंकि सियासी जब तक हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा हम अपनी आज़ाद आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। तो हम इसको दो खानों में बांटते हैं कि एक हुआ इश्तिराक की सियासत और एक इंज़िमाम की सियासत, है ना जी। उन्होंने जम कर दी अपनी सियासत को, आसाम ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, बंगाल ने जम कर दी कांग्रेस में अपनी सियासत। और केरल वालों ने अपनी सियासत को गठबंधन किया, उसने अलायंस किया, इश्तिराक किया। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, गांव का आदमी हूँ इसलिए, कि गेहूं की पैदावार भी हुई और चने की भी पैदावार हुई। चना 15% था, गेहूं 85%। तो गेहूं ने तजवीज रखी कि यार दस्तरखान की जीनत तुम भी बनोगे, मैं भी बनूंगा, लोग चिबाएंगे तुम्हें भी, खाएंगे मुझे भी, तो आओ ना मिलके दोनों पिस जाते हैं एक जगह। दोनों पिस गए। सालों भर जो लोगों ने रोटी खाई तो कहा किसकी रोटी? कहा गेहूं की। सत्तू गेहूं का। तो दूसरी बार जो फिर फसल आई, फिर तक गेहूं ने तजवीज रखी, चने ने कहा यार अब तो गलती नहीं करने का। पिछली बार जो पिस गए, सालों भर में मेरा कोई नाम नहीं लिया, और पीस इतने गए थे कि तुमसे अलग भी नहीं हो सकते थे। अब की बार सालिम हैसियत में अगर समझौता करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, पिसने के लिए तैयार नहीं हूं। इसको मैं कहता हूं कि इश्तिराक। तो अब जो भूना खा रहे हैं गेहूं और चने का, तो चना की मकदार कम है लेकिन चना का नाम हर बार आता है। क्या खाया यार? गेहूं और चना, गेहूं और चना, उबले हुए गेहूं और चना, भुने हुए गेहूं और चना। तो कहा कि भाई मेरा वजूद बाकी रहा। तो MIM की सियासत यही है, पिसूंगा नहीं, मिलूंगा जरूर लेकिन अपने वजूद को बाकी रखते हैं। बड़ी जबरदस्त मिसाल है ये, आपकी बनाई हुई है, पढ़ी लेकिन मेरे तमसीलात हैं। इन दिनों कोई मखसूस किताब पढ़ रहे हैं? खैर ये तो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ मैं, मगर जब मौका मिलता है पढ़ लेता हूँ। कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? मैं किताबें मुख्तलिफ पढ़ता हूँ। अच्छा चलिए, हम हमारी ऑडियंस को सजेस्ट कर दीजिए। राय सुनता हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर समाजियात पढ़ना चाहते हो तो प्रेमचंद को जरूर पढ़ो, उससे बगैर हिंदुस्तान के समाज को नहीं समझ सकते।
अगर अखलाकियात पढ़ना चाहते हो तो अल्लामा इकबाल को जरूर पढ़ो, अगर गजलें पढ़ना चाहते हो तो मीर और गालिब को पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़े बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और अगर अपने तारीख दिलों को रोशनी पहुंचानी है तो मौलाना डॉक्टर इसरार को सुनो, तारीख रातों में रोशनी मिल जाएगी। अभी फिरकावारियत पे ना उतर जाएं। नहीं, फिरकावारियत का कोई मामला नहीं है, क्योंकि मजहबी और अखलाकियात का मामला है। अपने तालीम याफ्ता लोगों को, जो लोग कुरान और हदीस को बेहतर अंदाज में समझाते हैं, मैं समझता हूं कि जो अच्छा मुसलमान होगा वो कभी नफरत का सौदागर नहीं हो सकता, मगर जो अच्छा हिंदू होगा, जो अच्छा हिंदू होगा कभी भी वो नफरत का सौदागर नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, मजहब नहीं सिखाता। तो सबसे इन लोगों को पढ़िए, गांधी के सफरनामे को पढ़िए, गांधी का स्वराज पढ़िए। तो ये है, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ता हूँ, और फिर सियासत में आया हूँ तो अब किताबें कहाँ पढ़ता हूँ, अब तो लोगों को पढ़ता हूँ, सियासी लोगों के पैतरे पढ़ता हूँ, ये तो यही पढ़ते रह जाता हूँ। अखबार भी रात को 12 बजे पढ़ता हूँ, क्या करूंगा। खबरें सुनता हूँ तो सुनते सुनते सो जाता हूँ, पूरी खबरें भी नहीं सुन पाता हूँ। हमारे यहाँ छठी में जाना है, शादी में जाना है, मेला में जाना है ना, मुलूद में जानी है, जलसे में जाना है। यहाँ के सियासतदानों का दिन रात 24 घंटे का नहीं, उसका तो 48 घंटे का भी हो तो कम पड़ता है। अंग्रेजों के जमाने में भी हम वही हैं। आजादी में वो क्या मिल जाएगा, गांधी ने सपना दिखाया था कि राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, मिलेगी देश को आजादी की तो सबको मिलेगा अवसर एक समान। क्या मिला आज? नहीं मिला। वो अंग्रेज थे विदेशी, और देसी अंग्रेज से अभी निजात नहीं मिल पाई। और अफसोस इस बात का है कि दलित का जो नेता जीत कर जाता है दलित के वोट पर, बाबा भीमराव अंबेडकर की रिजर्वेशन पर, वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को भुला देता है, दलितों की बस्तियों को भुला देता है। मैं दलित समाज को कहता हूं कि तुम्हारी नौकरी 3 लाख की मिली और 1 लाख नौकरी खा गई 4 लाख की जगह पर तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारा कोई दलित दिल बोलने के लिए तैयार नहीं है आज के दिन। ये दलित सामंतवादों के साथ बैठकर सामंतवाद हो जाते हैं, ये मसला वहां का भी है। और मुसलमानों का नेता जाकर वहां मंत्री बनने का ख्वाब देखता है, और ये अपनी मिल्लत की मसाइल नहीं करता। मैं तो ये समझाता हूं ना कि मुझे तुमने वोट दिया, असेंबली में जब भी मुंह खोलना हुआ, किसी के अब्बा की मजाल बंद करने की नहीं, मेरे जो लिमिट समय थे मैंने सारी बात रखी। लेकिन कांग्रेस में थे मौलाना इसरार साहब, डॉक्टर मौलाना इसरार कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और जब तलाक के बिल पर जो मजहबी मसला था, कांग्रेस में से बोलने की इजाजत नहीं थी। यही होता है, लोग असेंबली के अंदर की बारीकियों को नहीं समझते, जात, बिरादरी, रंग, नस्ल के झगड़े में पड़े हुए हैं। अब तक समझा ही नहीं कि असेंबली के मेंबर के औसाफ क्या होने चाहिए। मैं लोगों को समझा के कहता हूँ कि असेंबली पार्लियामेंट में कानून साजी होती है, ये राजा का मुल्क नहीं है, न किसी डिक्टेटर का मुल्क के फौज से चलाई जाती है, न किसी राजा का मुल्क के उसके हुक्म चलता है। ये जमहूर का मुल्क है। जमहूर के मुल्क में आवाम के वोट से चुने हुए नुमाइंदे कानून बनाते हैं। एमएलए का, एमपी का सबसे पहला फरीजा ये है कि मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इलाके के लिए मुफीद कानून बने, और जब कोई गलत कानून बने तो उसकी मुखालिफत करिए, बुनियादी काम है। जब तुम्हारा आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, जबान में आवाज नहीं होगी, तो हिमायत और मुखालिफत कैसे कर सकता है? नंबर 2, तुम्हारे टैक्स के पैसे से जो सरकारी तरक्याती मंसूबे बनते हैं, तुम्हारे इलाके को हिस्सेदार बनाए। नंबर 3, जो सरकारी फैसले होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाए। नंबर 4, आवाम के दरमियान में सालेह समाजी सियासी बेदारी लाए। ये औसाफ जिसमें नहीं है, जिन गुंडों के पास पैसे हैं, उसको तुम लीडर मान लेते हो। आज हमारे यहाँ ये है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, उस बेचारे पर मैं जाती तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी अखबारियों ने उनको खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी का दिमाग खराब हुआ। एक आदमी स्टेज में आके बात नहीं कर सकता, खुद से चल नहीं सकता, उस बेचारे को इस वक्त खिदमत की जरूरत है कि लोग उसकी खिदमत करें। वो बेचारा आराम करना चाहता है, उसको आराम करने दें। चंद हवारियों ने धकेल दिया उस बेचारे को इलेक्शन में, वो बेचारा मुस्कुरा नहीं पा रहा है, तबीयत खराब रह रही है। जिसकी आयादत करनी चाहिए कौम को, उसको क़यादत के लिए खड़ा कर रही है कौम। इस कौम को खो क्या गया है ना? तो ये बड़ा अजीब सा मसला है। मैंने गुलामाना ज़हनियत, खानदानी कांग्रेसी हैं, तो मैंने कहा अब्बा जान को कहो, पुराने जो कागजात हैं, दादा का नाम नेहरू था, या किनके खानदान से तुम्हारे हो गया? तुम तो इब्राहिम के नस्ल से थे, तुम कैसे खानदानी कांग्रेसी हुए? ये बड़ी अजीब गरीब मसला है। चलिए आखिरी सवाल, बिहार चुनाव के नतीजे आ गए और एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे हालात सामने हैं कि जहाँ पे किसी के पास नंबर्स हैं और मुतबादिल चुनना है किसी को, और आपके पास हाथ बढ़ाया जाए और आपके पास इतना नंबर है कि आप डिमांड कर सकते हैं, तो क्या डिमांड की जाएगी और शराइत क्या तय होंगी? मेरा डिमांड अभी तक है, धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। सीमांचल के इस पट्टी में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, फीकस आमदनी सबसे कम है, पलायन सबसे ज्यादा है, बाढ़ सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है।
अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा हैं, सर अमवात सबसे ज्यादा है, कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा होती है, लड़कियों का प्लान सबसे ज्यादा यहाँ होता है। तो मेरी हालत सुधर नहीं सकती है जब तक के डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं बनाया जाए। नंबर 1 मुतालबा हमारा ये होगा। नंबर 2 हमारा ये होगा कि बिहार के लेवल पर जो महरूम तबकात हैं उनको वाजिब हिस्सेदारी उनकी तय की जाए। नंबर 3 मेरा मुतालबा होगा, जो नंबर 1 से भी अहम है, वो ये है कि कानून का राज यहाँ पर है। आइन ने जिनको जो हुकूक दिए हैं, आइन के हुकूक की पूरी तौर पर पासदारी हो। मिनिस्ट्री कैबिनेट में जगह नहीं चाहिए उन्हें? वो हमने कभी भी, मेरे कौमी सदर ने अब की बार भी कह दिया कि जाके कह दो कि 6 सीट दे दे, ये भी कह दो हुकूमत बने तो वजारत हमको नहीं चाहिए। हाँ। आज भी मैं कहता हूँ मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाने से ज्यादा चपरासी भी अगर बना दो, मेरे जायज हुकूक, मेरे नाम निहाद लोगों को तुमने बना दिया और यहाँ पर चपरासी में भी उनको नौकरी नहीं दे रहे हो। जब तक पूरी कौम की सियासी समाजी हालत अच्छी नहीं होगी, 1-2 आदमी ऊपर की कुर्सी में बैठ भी जाएंगे तो कौम का भला होने वाला नहीं है। मैं मास के मुफाद पर बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, मुझको वजारत नहीं चाहिए, मुझको वजारत नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता इख्तियारात की तौसीअ मुझको वजारत नहीं चाहिए, मुझको सीमांचल और बिहार के महरूम तबकात के लिए इंसाफ चाहिए। वजारत के लिए अगर मैं होता, लहरूं में बह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता, लेकिन मैंने महलों में रहने का आदी अपने को नहीं बनाया। अल्लाह का शुक्र है, जो लोग मुझे अमोर बैसा में बेघर कहते हैं, मैंने यहाँ जमीन पे घर नहीं बनाया है, यहाँ के लोगों के दिलों पे अपना घर बनाया है। और जो घर बनाया है, वजारत की पेशकश इन चारों के भाग जाने के बाद नीतीश कुमार जी ने टेलीफोन करके भी वजारत की पेशकश की। जब दूसरे इलाके के मसाइल के लिए गया तो 35 मिनट तक बैठा कर ये कहा आप वजीर बन जाइए। अख्तुल ईमान वजारत का तलबगार नहीं है, अख्तुल ईमान इंसाफ का तलबगार। ये मतलब महफिल में शमा आपके पास आई, डिमांड करने का हक है, तब भी आप मिनिस्ट्री की डिमांड नहीं करेंगे? मैंने ये कहा कि मिनिस्ट्री सानवी चीज है यार, असल तो हमारे आवाम के हुकूक हैं। मैं कह रहा हूं, अगर दफा 371 के थे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बन जाए, 1000 मिनिस्ट्री कुर्बान उस पर। अरे यहाँ कौन नहीं मिनिस्टर बना? अपने मिनिस्ट्री के जमाने का काम सबूत पेश कर दे। हयात से है अभी मिनिस्टर जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब, 18 महीना मिनिस्टर है, ये काम गिना दे मिनिस्टर बन के। क्या किया इन लोगों ने? हमारे किशनगंज का एमएलए, कोजादमन का एमएलए, उस जमाने में कोजादमन नहीं था, किशन असेंबली लगा था, ठाकुर का एमएलए, बादल का एमएलए, सब लोग मिनिस्टर बना। बता दे काम नहीं, अगर आपको मिलेगी तो इख्तियारात में तौसीअ होगी ना। तो इख्तियारात में नहीं, मेरे अंदर अगर प्रेशर होगा, मामला होगा तो मिनिस्टर से ज्यादा काम होगा। मिनिस्टर वो बनूंगा तो एक डिपार्टमेंट का बनूंगा, मिनिस्टर नहीं बनकर अगर मैं अपने डिमांड को बनवा लिया तो सारी मिनिस्ट्री का काम होगा। तो आप चाबुक लेके खड़े रहने में ज्यादा बिलीव करते नहीं, पहरेदार बनना चाहता हूँ। हैं? चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कोई एक आखिरी पैगाम नौजवानों को, अवाम को कोई देना चाहें आप? देखो, चूंकि इलेक्शन का जमाना है, मैं ये पैगाम दे रहा हूं, आपका वोट नहीं है, ये तलवार है। अगर ये तलवार आपने सिपाही को दी तो आपके गर्दनों की हिफाजत होगी, आपके जान व माल, असबाब व आबरू की हिफाजत होगी। और गलती से, धोखे से, फरेब में आकर, लालच में आकर आपने ये तलवार अगर किसी दुश्मन को दी तो तलवार आपकी होगी, गर्दन आपकी कटेगी, आबरू आपकी लुटेगी। इसलिए फैसला सोच समझ कर। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और बतौर खास जो सीमांचल के वोटर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी।